नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। आज की सिविक्स क्लास में हम बात करेंगे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स, द मेन फीचर्स ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, जो लॉन्ग ऑथोरिटेरियन रूल रहा इंडिया पे, उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस बात के लिए जरूर कन्विंस कर दिया था कि इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेसी होगी जिसमें डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली लोगों के पास होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथी जो मेरे साथ हैं, हमें लगता है कि एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन आज होगा। एक एक बात पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जिस दिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था, उस दिन भी 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल थे। हालांकि अब तो बढ़ करके 448 आर्टिकल्स, राइट, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हैं। तो दोस्तों, एक एक करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे सैलिएंट फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे प्रोमिनेंट सैलिएंट फीचर क्या है? हाँ सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन फीचर यही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यस, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कुड यू एक्सप्लेन इट? Yes, sir. Our constitution is the lengthiest constitution in the world. Originally, the constitution was divided into 22 parts, 395 articles and 8 schedules. And currently, as you have already mentioned in your opening remarks, It has 25 parts, 448 articles and 12 schedules after 106 amendments as of 2023. हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है कि ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का ही रिटन डिटेल्स नहीं देता, बल्कि ये उसके अलावा भी ड्यूटीज, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि यूनियन स्टेट रिलेशंस क्या होंगे। और हमारे मेकर्स ने एक बड़ा क्लियर सोच लिया था कि इतना लचीलापन भी इसको देकर के गए कि फर्दर समय के अनुसार कोई अमेंडमेंट्स करनी है, तो जैसा कि आपने कहा, तो फर्दर अमेंडमेंट्स भी हो सकें। और जैसा आपने कहा, द लास्ट अमेंडमेंट वाज इन 2023, दैट वाज अबाउट द वीमेन रिजर्वेशन, राइट। तो ये बात तो हम समझ गए कि ये सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का। ये फर्स्ट सैलिएंट फीचर हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए सेकंड पे चलते हैं डिस्कशन के लिए। क्या आप में से कोई बताएगा सेकंड सैलिएंट फीचर क्या हो सकता है? हाँ सर, यही तो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है। राइट।
Sir, our constitution is a living document. Living document. What does this mean? Sir, this means that it is changeable. It can be changed and it can be amended. हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों की नीड्स के अनुसार, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, लोकेशंस के अनुसार चेंज किया जा सकता है। और पता है एक अच्छी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही ये प्रोविजन दे रखा है, ये प्रोसीजर भी दे रखा है कि कैसे चेंज किया जाएगा, अमेंडमेंट कैसे होगा, उसका भी प्रोविजन, द प्रोविजन हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अमेंडमेंट्स, राइट। अच्छा, अभी तक हमने 2 पॉइंट्स पे डिस्कस किया। नंबर 1, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी बात हमने ये डिस्कस करी कि इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इट इज चेंजेबल। क्या और बात याद आपको आ रही है कि इसका और क्या मेन फीचर है? यस सर, आप बताना चाहती हो? वेरी गुड, हाँ बोलो। यस सर, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। This means that India is free from any external control. It can be frame its own policies. It cannot be dictated by any other foreign country. India is a democracy. People of India elect their governments at all levels by the method of universal adult franchise. India is also a republic country. This means that the head of the nation, that is the president, is elected by people's representatives. Our president is not a hereditary ruler like the British monarch. Very good. सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मीनिंग आपने कितने अच्छे से समझा दिया। तो आपने बताया कि सोवरेन का मतलब है कि इंडिया इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। भारत अपने फैसले खुद करता है, भारत पे किसी बाहरी ताकत का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। आपने ये भी बताया कि इंडिया सॉवरेन होने के साथ साथ डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक होने का अर्थ भी आपने बड़ा अच्छा बताया। डेमोक्रेटिक होने का मीनिंग है कि द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट द गवर्नमेंट एट ऑल द लेवल्स। और आपने रिपब्लिक होने का अर्थ भी बड़े अच्छे से समझाया। रिपब्लिक होने का मतलब है कि भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया जाता है, वो इंग्लैंड के महाराजा या महारानी की तरह से नहीं है। तो इस तरह से हमने 3 सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़े अच्छे से डिस्कशन किए। वो 3 कौन कौन से हैं कि इंडिया सबसे बड़ा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा हमने बात करी थी कि अमेंडमेंट का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही छोड़ा गया है, उसका प्रोसीजर भी लेड डाउन है। तीसरा हमने बात करी कि हमारा देश सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, राइट। तो ये बताओ, अगला फीचर बता सकते हो? सर मैं बताऊं? हाँ, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, एब्सोल्युटली करेक्ट। Our constitution clearly demarcates the parts of the central and the state governments through 3 lists. These lists are called the union list, the state list and the concurrent list. हाँ, आपने ठीक कहा। फेडरलिज्म वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। हमारे इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और यहां तक कि लोकल गवर्नमेंट भी है, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड हैं।
तो इसीलिए हमारा कंट्री बन जाता है एक फेडरल कंट्री। इसके बाद अगला पॉइंट मेन क्या है, आप में से कौन बताएगा? सर पार्लियामेंट्री सिस्टम। एब्सोल्युटली करेक्ट। The legislature in the center is called the parliament or the Sansad. India has a parliamentary form of government. This means that the parliament is supreme and represents the people of the country. पार्लियामेंट्री सिस्टम अमन ने बहुत अच्छे से बताया। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो सकता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर। As per our constitution, there are three organs of the government: the legislature, the executive, and the judiciary. The legislature consists of elected representatives who make the laws. The executive implements these laws. The judiciary refers to the system of courts that interprets the laws. The Constitution not only defines powers of each organ but also demarcates the responsibilities of each. Each organ acts as a check on the other organs of the government, which ensures a balance of power among all the three organs. एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर सेपरेशन को आपने तो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने ये भी बताया कि लेजिस्लेचर जो है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव का फिर क्या काम है? एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन का काम देखती है। ठीक है, अगर इसमें फर्दर भी जाना चाहो तो एग्जीक्यूटिव दो तरह की होती है, हम उसे आगे पढ़ेंगे। एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है जिसमें सारे अफसर्स होते हैं, राइट फ्रॉम द क्लर्क टू द, वो परमानेंट है, राइट। और दूसरी जो है वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होती है, वो हर 5 साल में हमारे यहाँ बदलती रहती है, राइट। और आपने ये भी बताया कि जुडिशरी जो है वो इंटरप्रीट करती है, बिल्कुल सही बात है। वो चेक्स और बैलेंसेस का काम ये सिस्टम में कैसे होता है? इसीलिए तो होता है। जुडिशरी जो है वो फ्री है दूसरों से, राइट। वो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से इंटरप्रीट करती है और कॉन्स्टिट्यूशन ने तीनों की पावर्स को बहुत अच्छे से अलग अलग हमें बताया है, राइट। तो इसके बाद क्या आप बता सकते हो कि अभी भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाते हैं, वो क्या क्या है? So fundamental rights. Our constitution guarantees some basic rights. Good. Well, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। सर एक और इम्पोर्टेंट फीचर बचता है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। Absolutely right. Our constitution gives some directives to the government to improve the condition of the people. These principles help the government to make social and economic reforms in the country. They direct government to work for the reducing poverty of the masses to bring economic and social prosperity to the nation. Well said, well explained. ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव्स हैं बस, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अंतर है। दीज आर जस्ट द डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट फॉर द हेल्प। गवर्नमेंट को सोशल या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने में इनसे बड़ी मदद मिलती है। तो इस तरह से आज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स। मुझे उम्मीद है आप सबको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे साथियों की तरह से। मैं हमेशा इंतज़ार करूंगा कि आप हमारी कमियां बताएं और हमें आगे वाले वीडियो के लिए ये भी बताया करें कि अब कौन सा टॉपिक लिया जाए, कौन सा चैप्टर लिया जाए।
आपने हमारे साथ जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।